हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम साइंस के अंतर्गत भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू का यहाँ पे एज अ मिनी मॉडल टेस्ट पेपर एक टेस्ट लेंगे और देखते हैं कि इस टेस्ट पेपर में किसका कितना सही होता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विशेष करके प्रयोगशाला परिचारक का, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला तकनीकी, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजी व्यापम के जितने भी परीक्षा होते हैं सबके लिए, साथ ही साथ जैसे सीसीजीएल हो गया, एनटीपीसी, बीएसएससी और स्टेट पीसीएस। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं बहुत बड़ा लेंदी नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा वीडियो होगा ताकि आप सोए बैठे जागते उठते कभी भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं स्पीड को दुगुना करके। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं और आप लास्ट में कॉमेंट करेंगे कि इसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर, एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष, एक नॉटिकल मील 1.60934 किलोमीटर, एक एकड़ 4047 वर्ग किलोमीटर। इसमें से कौन सा जो है गलत है आपको वो बताना है। ठीक है, पहली बात तो बता दूं कि ये प्रकाश वर्ष और पारसेक ये दोनों के दोनों जो है दूरी मापने का मात्रक है। ठीक है, मतलब दूरी का मात्रक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो एक प्रकाश वर्ष होता है उसमें 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा जो है एक पारसेक, ये भी एक दूरी का मात्रक है, ये 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर इंग्लिश में कहते हैं, लाइट ईयर LY लिख देता हूं मैं। ठीक है, पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है कि एक पारसेक के अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक पारसेक में 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर है। ठीक है ना, देख रहे हैं यहाँ पे 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर है और यहाँ पे 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर है। ठीक है, मतलब पारसेक जो है प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक है, याद रखिएगा, क्योंकि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष हो रहा है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है एक नॉटिकल मील क्या 1.60934 किलोमीटर के बराबर होता है क्या? नहीं, यही वाला जो कथन है हमारा असत्य कथन है, गलत कथन है। बाकी एक एकड़ में 4047 वर्ग मीटर होता है, ये भी सही है। तो एक नॉटिकल मील में आखिर कितना मीटर होता है देखिएगा। ये नॉटिकल मील जो है एक्चुअली समुद्री दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। और एक नॉटिकल मील के अंदर अगर मीटर में बात किया जाए तो 1852 मीटर, इतना मीटर जो दूरी होता है एक नॉटिकल मील के अंदर। अगर मील में देखा जाए तो एक नॉटिकल मील के अंदर 1.15 मील होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये 1.60934 किलोमीटर जो है ना, ये एक मील में होता है। ठीक है, तो इस पूरा चीज को क्या समझ में आया कि एक मील में इतना किलोमीटर होता है। ठीक है, और एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है, या फिर एक नॉटिकल मील में 1.15 मील होता है। ये पूरा डाटा को आप एक जगह करके लिखेंगे और इसको तो हमने देख ही लिया। कुछ और इंपॉर्टेंट जानना है तो आप जान सकते हैं, कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपने सुना होगा एक मीट्रिक टन। ठीक है, एक मीट्रिक टन जो होता है वो कितने को कहते हैं? तो 1000 किलो को कहते हैं एक मीट्रिक टन। या फिर क्विंटल में जाएंगे तो 10 क्विंटल को एक मीट्रिक टन कहते हैं। ये भी डाटा कई बार से याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वायु दाब मापी की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आविष्कारक से प्रश्न पूछे जाता है। ई टॉर्सेली, डेनिस पेपिन, जॉन नेपियर या फिर जॉन गुटेनबर्ग, किसने वायु दाब मापी, एयर प्रेशर मीटर को खोज किया था। ठीक है, बैरोमीटर भी, वायु दाब मापी जो है एक तरह का बैरोमीटर है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई टॉर्सेली के द्वारा वायु दाब मापी का खोज किया गया था। डेनिस पेपिन जो है इन्होंने प्रेशर कुकर का खोज किया था। ठीक है, प्रेशर कुकर का खोज डेनिस पेपिन ने किया था। जॉन नेपियर ने, आप सभी को पता है कि लॉग पद्धति जो लॉगरिदम होता है उसका खोज किया था।
लॉग पद्धति या फिर लॉगरिथम का खोज जॉन नेपियर ने किया था। जॉन गुटेनबर्ग जो हैं, इन्होंने छपाई का जो यंत्र होता है, प्रिंटिंग प्रेस का खोज इन्होंने किया था, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब आविष्कार आविष्कारक का भी एक बार आपको पढ़ के एग्जाम में जाना। तीसरा प्रश्न है कि रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर जो है मेजर करने का यंत्र कौन सा है। ओडोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर फेदोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज जो है रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो ओडोमीटर है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ठीक है, दूरी जो वाहन द्वारा तय किया जाता है उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर। आप कार वगैरह में या फिर बाइक वगैरह में सामने जो मीटर लगा होता है जिसमें दिखाता है कि कितना गाड़ी चला है, ठीक है, वो है क्या, वो ओडोमीटर है। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो है ये वायुमंडलीय आर्द्रता को, ठीक है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर। फेदोमीटर जो है समुद्र नदी की गहराई में मेजर करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है फेदोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सा सही है, बायोगैस में कौन सा गैस मुख्य रूप से होता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। देखिए, बायोगैस का जो मुख्य जो कंपोनेंट है, मुख्य जो इसमें जो गैस होता है वो मीथेन होता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें मीथेन होता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि CO2 प्लस मीथेन CH4, सबसे अधिक मीथेन होता है बायोगैस में। ठीक है, देखिए बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित और इको फ्रेंडली एक तरह का गैस है। ठीक है, जो कि ज्वलनशील गैसीय ईंधन है, इसलिए इसका बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है और किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण होता भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा बायोगैस का प्रमुख कंपोनेंट कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। चलिए पांचवा प्रश्न आपके लिए कि इंडेन गैस, ठीक है, इंडेन गैस ये तो किसी ब्रांड का नाम हो गया कह लीजिए, लेकिन मुख्य रूप से एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसी को हम एलपीजी कहते हैं। तो ये एलपीजी जो मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन हाइड्रोजन का, ब्यूटेन ऑक्सीजन का, ब्यूटेन प्रोपेन का, या फिर मीथेन और ऑक्सीजन का, किसका मिश्रण होता है। सही आंसर जो आप सभी को पता होगा, आई थिंक पहले भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे लगा बताना चाहिए। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो मिश्रण होता है, ठीक है, उसको हम एलपीजी कहते हैं। एलपीजी में कह लीजिए कि ब्यूटेन और प्रोपेन का ही मिक्सचर होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 और जो प्रोपेन है उसका फॉर्मूला होता है C3H8। देखिए, जब देखना कई बार से जब ये एलपीजी गैस जब लीक हो रहा होता है तो अजीब ही तरह का स्मेल आता है। वो स्मेल जो है किसके कारण होता है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है आपसे के लिए, जब एलपीजी गैस का लीकेज हो रहा होता है तो जो स्मेल करता है किसके उपस्थिति के कारण होता है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में इसको करा चुका हूं। छठवां प्रश्न है कि ऑक्टेन संख्या जो है किसकी गुणवत्ता का माप है, खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन की, या फिर सुगंधित तेलों की। ठीक है, ये ऑक्टेन नंबर जो है किसकी मेजर करने, किस तरह के तेल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल का। ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता को मेजर किससे किया जाता है, ऑक्टेन नंबर से। ठीक है, देखिए अलग अलग तरह का जो पेट्रोल होता है उसमें अलग अलग का, जिसकी सबसे अच्छी गुणवत्ता होगी उसमें ऑक्टेन नंबर की संख्या भी अधिक होगा। जैसे अगर मैं रेगुलर पेट्रोल की बात करूं, ठीक है, जो रेगुलर पेट्रोल होगा उसमें ऑक्टेन नंबर लगभग 87 के आसपास होता है। 100 में अगर देखा जाए तो 87 के आसपास होता है। जो मिडिल रेंज का होता है पेट्रोल होता है, ठीक है, उसमें 89 से 90 तक ऑक्टेन संख्या होता है। लेकिन जो प्रीमियम लेवल का पेट्रोल होता है, ठीक है, प्रीमियम पेट्रोल होते हैं उसमें 91 से लेके 94 तक का ऑक्टेन नंबर होता है, याद रखिएगा। तो जिसमें जितना अधिक होगा, 90 से मतलब 91 से अधिक, 95 96 ये सब होगा, तो वो सबसे अच्छे तरह का पेट्रोल होगा। ठीक है,
7वां प्रश्न है कि कोशिका के किन अंगों में डीएनए नहीं पाया जाता है। देखिए इस वीडियो के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का वीडियो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी जो है बायो के क्वेश्चन शुरू हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पीछे हम कर चुके आगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। कोशिका के किन अंगों में डीएनए नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, सेंट्रोसोम या फिर गोल्जी का है, किसमें नहीं पाया जाता है डीएनए, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अब इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो गोल्जी काय है इसके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल और सेंट्रोसोम में डीएनए पाया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये जो गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी होता है, इसको सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हमको पता है कि कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का ऊर्जा घर या फिर कह लीजिए किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण जो है यहीं से होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि किसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। सुसाइडल बैग या फिर हिंदी में कह लीजिए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। 8वां प्रश्न है आपके लिए कि लाइकेन पौधों में भूमि से जल, खनिज, लवण आदि का अवशोषण का कार्य कौन करता है, ठीक है। लाइकेन जो है, लाइकेन पौधे में भूमि से जल, खनिज, लवण आदि का अवशोषण कौन करता है। देखिए पहली बात तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी पहले बताया हूं, लाइकेन जो है एक तरह का सहजीवी है, ठीक है। लाइकेन क्या है, एक तरह का सहजीवी है जो दो चीजों से बना होता है, एक होता है शैवाल, ठीक है, और दूसरा होता है कवक। ये फंगस हो गया और एल्गी हो गया, इन दोनों का जो सहजीवी होता है उसी को हम लाइकेन कहते हैं, LICHEN, लाइकेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों तरह का, एक जो है खाना बनाता है, एक प्रकाश संश्लेषण करता है। क्योंकि शैवाल हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, इसलिए जो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक रूप से जो पानी, खनिज, लवण की आवश्यकता होती है, वो भूमि से अवशोषण करने का कार्य कौन करता है, कवक करता है, ठीक है। ये जल और खनिज, लवण का अवशोषण कौन करता है, कवक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का एक और भी आपको सहजीवी का नाम याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एक दो जगह, नाम है एजोला, ठीक है। एजोला भी क्या है, एक तरह का सहजीवी है। अब ये किसका किसका सहजीवी है, तो ये भी दो चीजों का सहजीवी है, एक हो गया फर्न और दूसरा नीला हरा शैवाल, ठीक है, नीला हरा शैवाल। इन दोनों की जो सहजीविता है उसी को हम एजोला कहते हैं, शैवाल, ठीक है। ये देखिए ये जो एजोला है एक तरह का जैव उर्वरक होता है, ठीक है। क्या है, एक तरह का जैव उर्वरक है। देखिए पशुओं को चारे के रूप में भी इससे दिया जाता है, जो दुधारू पशु होते हैं उनको स्पेशल रूप से खिलाया जाता है ताकि उनकी जो दूध की मात्रा जो है अधिक बढ़ता चला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक तरह का जैव उर्वरक, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 9वां प्रश्न है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलिक एसिड, बायोटीन, राइबोफ्लेविन या फिर थायमिन, ठीक है। B12 का रासायनिक नाम क्या है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। ये जो फॉलिक अम्ल आप देख रहे हैं ना, ये B11 का रासायनिक नाम है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या होता है, फॉलिक अम्ल। जो बायोटीन देख रहे हैं ये विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, और जो थायमिन आप देख रहे हैं ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ये पूरा आपको याद रखना चाहिए। एक और याद रख सकते हैं, विटामिन जो B12 होता है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबाला, आगे यहाँ पे लिख देता हूँ मीन, ठीक है, साइनोकोबालामिन, ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। कुछ और अगर देखना है तो विटामिन जो सी है,
ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपको करा देता हूं, और आप जहां से भी पढ़ रहे हो एक बार इस सबको आप रिवाइज कर लीजिए, काम आएगा। कमेंट करके कोई ये बताया कि जो विटामिन ए है, ठीक है, जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न मैं आपके लिए आज पूछता हूं कि धान में खैरा रोग जो है किसके कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब टॉपिक कई बार से छोड़ के चले जाते हैं और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बना के चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूं ताकि जो अलग अलग स्ट्रीम के हैं वो भी क्या करें, इसको एक बार देख लें, क्या पता एग्जाम में आपसे पूछा जाए, और पूछा ही जाता है, ठीक है। तो धान में खैरा रोग होता है किसके कारण होता है, तांबा, जस्ता, मैग्नीज या फिर ऑक्सीजन, किसके कारण होता है या फिर किसके कमी के कारण होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, जस्ता, ठीक है। जस्ता को हम जिंक कहते हैं, ठीक है। तो जिंक के कारण ही धान का खैरा रोग होता है, ठीक है। इस जस्ता के कारण और क्या क्या होता है, तो आम में और बैंगन में, ठीक है, आम और बैंगन में लिटिल लीफ होता है रोग, ठीक है। आम और बैंगन में जो लिटिल लीफ रोग होता है वो जिंक या फिर जस्ता के कारण ही होता है, ठीक है। तांबा के कारण जो नींबू है, जो लेमन है, नींबू के अंदर तांबा में एक डाइबैक रोग होता है, ठीक है, डाइबैक रोग होता है। नींबू में ही एक लिटिल लीफ रोग हो जाता है तांबे की कमी के कारण, ठीक है। तो आम और बैंगन में लिटिल लीफ जो है जस्ते की कमी के कारण होता है, लेकिन तांबा में अगर देखेंगे लिटिल लीफ जो है वो नींबू के अंदर तांबा के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो मैंगनीज है इसके कारण जो है मटर के अंदर मार्स रोग हो जाता है, ठीक है। मटर में जो मार्स रोग होता है वो किसके कारण होता है, मैंगनीज के कारण होता है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण, देखिए जब कई बार से जो आलू है, देखे होंगे आलू के अंदर एक बीमारी हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक हट रोग, ठीक है, ब्लैक हेड रोग। ये जो रोग है आलू के अंदर होता है, कब, जब इसको सही तरीके से अगर आलू को भंडारित नहीं किया जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण ही उसमें ब्लैक हट रोग हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 10 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। सब लोग कमेंट करके बताएं कि 10 में से किसका कितना सही हो रहा है। 10 में से अगर किसी का 8 भी अगर सही हो रहा है तो वेरी गुड है, उनकी तैयारी अच्छी है, थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह मैं छोटा छोटा वीडियो ही आपको लेकर आऊँगा ताकि आप कहीं से भी रिवाइज कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।